एक लड़की बहुत देर से मिस्टर मिश्रा के ऑफिस के बाहर बैठी हुई थी। उम्र देखने में यही कोई 19-20 साल की उम्र थी और कपड़े भी अच्छे पहन रखे थे और देखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत देर से किसी का इंतज़ार कर रही थी, मगर किसका पता नहीं। और सुबह से शाम हो रही थी और वह वहीं पर बैठी हुई थी और अब शाम के 7 बजने वाले थे और ऑफिस बंद होने वाला था। तभी ऑफिस के अंदर से एक दूसरी लड़की बाहर आती है और उसे देखती है, जो सुबह से यहाँ पर बैठी हुई थी जब वह यहाँ आई थी। और अब जब दोबारा वह शाम को यहाँ आई थी, शाम को तब भी वह वहीं पर बैठी हुई थी। तभी वह दूसरी लड़की उसके पास जाकर उससे पूछती है, तुम्हें किसी का इंतज़ार है? वो नहीं आएगा अब। उसकी बात सुनकर वो लड़की चौंक कर उसे देखती है और कहती है, क्या मतलब? मतलब ये कि रोज़ तुम्हारी जैसी बहुत सी लड़कियां यहाँ आती हैं, आंखों में ढेर सारे सपने सजाए अपनी ज़िंदगी को लेकर, मगर फिर उन्हें यहाँ आकर सिर्फ धोखा मिलता है। तो वापस चली जाओ अपने घर। अब मैरिज ऑफिस भी बंद होने वाला है, वो उससे कहती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी, नहीं जा सकती वापस, वो पहली लड़की कहती है और तभी दूसरी लड़की मुड़कर उसे देखती है। क्यों नहीं जा सकती? अनाथ हो, माँ बाप नहीं है तुम्हारे। पहली लड़की, मगर मैं उनके लिए मर चुकी हूँ और अब अगर उनके पास जिंदा गई तो वो मुझे मार देंगे। मैं प्रेग्नेंट हूँ, 4 मंथ्स चल रहा है। उसने कहा था कि हम शादी कर लेते हैं और मैं उसे पिछले 5 सालों से जानती थी, मगर फिर भी जान नहीं पाई। वो कहते-कहते रोने लगी और दूसरी लड़की को उसकी हालत देखकर बहुत अफ़सोस होता है, मगर वो क्या कर सकती थी। उसे वह कुछ पैसे देते हुए कहती है, घर चली जाओ। माँ-बाप कितनी भी अपनी औलाद से नाराज़ हों, उससे प्यार बहुत करते हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर बस स्टॉप है, मैं चलती हूँ, टेक केयर। कुछ समय बाद रागिनी अपने घर जाने के लिए टैक्सी में बैठी हुई थी। तभी टैक्सी रुक गई थी और रागिनी, क्या हुआ? टैक्सी क्यों रोकी? ड्राइवर, मैडम, रोड पर बहुत लोग जमा हैं, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर की बात सुनकर रागिनी टैक्सी से उतरकर रोड की इकट्ठी हुई भीड़ की तरफ बढ़ती है और सबको हटाते हुए जब वह एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ये तो वही लड़की है जो अभी मुझे सिविल कोर्ट के बाहर बैठी हुई मिली थी और मैंने इसे समझाया था कि घर जाओ। फिर से यहाँ, उसने मन में सोचा था और उसकी तरफ देखा था, जो सड़क पर बेहोश पड़ी थी और उसके सर से खून बह रहा था। शायद किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी या फिर उसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश की थी। रागनी वो दूसरी लड़की थी जिसने उसे समझाया था और ये वो पहली लड़की थी जो उसे वहाँ मिली थी, अभी कुछ देर पहले, जो वहाँ किसी से शादी करने के लिए आई थी। मगर किससे और वो क्यों नहीं आया था वहाँ, यह तो उसे भी नहीं पता था। 7 साल बाद रुद्र इतने सालों बाद इंडिया वापस आया था, वो भी सिर्फ अपने दादू से मिलने। वो सालों पहले अमेरिका में शिफ्ट हो गया था अपने माता पिता के साथ और आज इतने सालों बाद वह वापस आया था। फ़ोन पर रुद्र बात कर रहा था। हाँ, मैं पहुंच गया हूँ। यू डोंट वरी यार, अब मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। आई एम 29 नाउ। मैं अब 29 साल का हो गया हूँ और अब वो पहले वाला रुद्र नहीं रहा। बस घर पहुँचने के बाद बात करता हूँ। उसने फिर फ़ोन रख दिया था और गाड़ी से बाहर देखने लगा था। ओह इंडिया, आखिरकार मैं वापस आ गया हूँ, पर यहाँ पर तो सब कुछ बदल गया है। यह रोड्स, ये बड़े बड़े मॉल्स और वो समुंदर, वो भी, सब कुछ। वो सोच रहा था, तभी उसकी नज़र रोड के किनारे पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो टैक्सी के लिए हाथ हिला रही थी। ग्रीन कलर की सलवार कमीज और उस पर रेड दुपट्टा और लंबे बाल जो हवा में लहरा रहे थे और वो उन्हें बार बार संभाल रही थी। और तभी रुद्र ने टैक्सी ड्राइवर से कहा था, उस लड़की के पास रोक दो। टैक्सी रुकी और वो लड़की उसमें बैठ गई थी और एक नज़र रुद्र की तरफ देखा था, जिसने टैक्सी में बैठकर सनग्लासेस पहन रखे थे। सिटी मॉल चलो, उस लड़की ने फिर टैक्सी ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा था। और टैक्सी ड्राइवर, सॉरी मैडम, पर साहब तो, मुझे भी वहीं जाना है, चलो ड्राइवर। अचानक रुद्र ने टैक्सी ड्राइवर की बात बीच में ही काट कर कहा था कि वह भी हैरान रह गया था कि अभी तो इन्होंने कुछ और कहा था और अब, मगर फिर गाड़ी चल पड़ी थी और फिर वो लड़की खिड़की से बाहर देखने लगी थी और रुद्र उसे देख रहा था।
तभी अचानक उस लड़की का फ़ोन बजने लगा था और उसने चौंक कर रुद्र की तरफ देखा था, जो उसे घूर रहा था। और वो लड़की, हाँ, कुछ लगा है मेरे चेहरे पर, उसने अचानक से कहा था। और रुद्र जल्दी से अपने सनग्लासेस उतारते हुए, नहीं तो कुछ भी नहीं है, कहा था। तो फिर इस तरह से घूर घूर कर क्या देख रहे थे, लुच्चा कहीं का। वो बड़बड़ाती हुई अपने पर्स में से फ़ोन निकाल कर कॉल रिसीव करने लगी थी। हाँ, बस पहुंच रही हूँ, तुम आरू को लेकर वहाँ पहुँचो। ओके, ठीक है फिर उसने फ़ोन रख दिया था। और रुद्र, जो उसकी बातें सुनकर हैरान हो रहा था, ये तो देखने में कितनी स्वीट और बातें इतनी कड़वी काफ़ी। कुछ कहा तुमने? उसने फिर से मुड़कर उसे देखते हुए कहा था। और रुद्र, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। असल में मैं ये कह रहा था कि ये आरू कौन है? क्यों? तुम सीआईडी वाले हो या फिर कोई जासूस? नहीं ना? तो ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो, उसने कहा था। और फिर आरू कौन है? वह मुंह बनाते हुए फिर बड़बड़ाती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। और रुद्र बस हैरान और खुली आंखों से उसके खूबसूरत चेहरे के पीछे छिपे उसके विकराल रूप को देख रहा था। ओह नो! नहीं रुद्र, अब फिर से इसकी तरफ देखा तो ये मुझे टैक्सी से ही बाहर फेंक देगी, मिस्टर हिटलर कहीं की, उसने मन ही मन सोचा था। और तभी, मैडम, सिटी मॉल आ गया, टैक्सी ड्राइवर ने कहा। और वह जल्दी से उतर गई थी और उसे पैसे देते हुए वह दूर खड़ी एक लड़की और उसके साथ एक खड़ी बच्ची को हाथ हिलाकर इशारा करती है और वह दोनों उसके पास आ जाते हैं। और तभी रागनी उससे कहती है, यार कनक, कहाँ रह गई थी? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। क्या बताऊँ, एक तो मुंबई की ट्रैफ़िक और हर रोज़ सफ़र करते हुए कोई न कोई लुच्चा मिल ही जाता है। वह कहते हुए एक नज़र रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था और उसके ऐसा कहने पर नज़रें घुमाने लगा था। मैं और लुच्चा? ये लड़की सच में पागल है। मैंने क्या किया? और मैडम को देखो तो, नाम कनक और दिल कोयले की तरह और ज़ुबान भी, वो मन में कहता है। तभी टैक्सी ड्राइवर, साहब, आपको भी तो यहीं आना था। और रुद्र यह सुनकर सोच रहा था कि क्या बोलूं। मैंने तो इस लड़की की खातिर ही ऐसा कहा था और वह तो हिटलर निकली। नहीं भैया, मुझे यहाँ नहीं जाना, मैंने इरादा बदल दिया है, वापस चलो BS रोड, वह आखिर में कहता है। फिर उस लड़की की तरफ दोबारा देखता है, मगर वह लोग तो पैसे देकर जा चुकी थी। और वह उसे जाते हुए देखता है पीछे से। उसके लंबे बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे और उसके मुंह से निकलता है, मिस क्यूट हिटलर। वो मुस्कुरा देता है और फिर गाड़ी दोबारा मंजिल की तरफ चलने लगती है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुना आपने? दादाजी देखिए, मम्मी मुझे कहाँ भेजने की तैयारी कर रही हैं, आरू घर में दाखिल होते हुए कह रही थी। और उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई कनक ने उसे पकड़ा था। कनक, दादाजी क्या? तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही, और फिर नहीं जाओगी तो पढ़ोगी कैसे? और फिर अभी वो कह ही रही थी कि सामने से आवाज़ आई थी, कौन कहाँ जा रहा है भाई? किसने हमारी गुड़िया को तंग करने की कोशिश की है? बताओ मुझे। यह मिस्टर मित्तल की आवाज़ थी और जिनके यहाँ कनक काम करती थी, वो उनकी केयर टेकर थी। मिस्टर मित्तल की पत्नी बहुत पहले ही चल बसी थी और बेटा और बहू अमेरिका में रहते थे, मगर वो यहीं पर रहते थे क्योंकि उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। वो एक मशहूर बिजनेसमैन थे, मगर अब रिटायर होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने पोते को अमेरिका से ये कहकर बुलाया था कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और अब वो कुछ दिनों के ही मेहमान हैं। और उनका पोता और कोई नहीं, रुद्र मित्तल था, जो कुछ घंटे पहले कनक से टकराया था। मगर कनक इन सब बातों से अभी बेखबर थी। कनक शर्मा एक सिंगल मदर थी और आरू उसकी 8 साल की बेटी थी, जिसके साथ वो अपनी दोस्त रागनी के घर में रहती थी। रागनी खन्ना, जिसने उस वक्त उसकी मदद की थी जब वो खुद से बिल्कुल हार गई थी। अपने प्रेमी से शादी करने आई कनक जब मुंबई कोर्ट पहुंची थी तो सुबह से रात हो गई थी, मगर उसका प्रेमी युगल नहीं आया था। और कनक, जो उसे इतने सालों से जानती थी, उस वक्त उसे जान गई थी जब उसे प्यार के नाम पर धोखा मिला था। कनक मुंबई से दूर एक छोटे से गांव से थी और युगल हर साल वहाँ छुट्टियाँ गुजारने आता था। और इसी दौरान कनक से उसकी मुलाकात, फिर दोस्ती, और दोस्ती से प्यार, और रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ गया था। और कनक ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है।
तो उसने उससे कहा था कि वो उससे शादी कर लेगा, और इसी भरोसे पर कनक मुंबई आई थी और फिर दोबारा कभी लौटकर अपने घर नहीं गई थी। आज के दिन कनक का सारा दिन मिस्टर मित्तल के यहाँ गुजरता था और रागनी भी नौकरी करती थी और आरू को संभालना मुश्किल हो रहा था। जब वो छोटी थी तो कनक ने उसे प्ले वे स्कूल में डाल दिया था, मगर अब वो बड़ी हो गई थी और तभी रागनी की एक दोस्त ने उन्हें बताया था कि क्यों ना उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दो। उसके जान पहचान के बहुत से लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और उसकी दोस्त वहाँ की प्रिंसिपल है, और तुम हर महीने या हफ्ते में जाकर उससे मिल भी सकती हो। और कनक ने सोचा कि यह सही रहेगा, मगर आरू नहीं जाना चाहती थी और आज कनक उसे वहाँ लेकर जा रही थी। और आरू, जो मिस्टर मित्तल से बहुत अटैच थी, उनसे मिलने आई थी और शिकायत कर रही थी, और मिस्टर मित्तल उसे समझा रहे थे। आप भी मम्मी की बातों में आ गए ना, मैं अब आपसे भी बात नहीं करूँगी, आरू कहती हुई घर से बाहर निकल गई थी और गाड़ी में जाकर बैठ गई थी। और कनक, देखा आपने सर, बहुत बदतमीज हो गई है ये, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। मैं माफ़ी चाहती हूँ इसकी तरफ से, उसने कहा था। मिस्टर मित्तल हंसते हुए, बच्ची है वो, कनक परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम जाओ उसे छोड़ने, कब तक लौटोगी, उन्होंने पूछा था। कनक, शाम तक। अच्छा ठीक है फिर, मिस्टर मित्तल ने कहा था और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। और कनक भी घर के बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी और इन सब से बेखबर रुद्र अपने कमरे में अभी तक सो रहा था। तभी मिस्टर मित्तल अपने कमरे में, ओह मैं तो कनक को बताना ही भूल गया कि रुद्र आ गया है और उसे अब और भी काम करने पड़ेंगे, घर में भी और ऑफिस में भी। कनक मिस्टर मित्तल की सेक्रेटरी भी थी, जो उनके साथ ऑफिस में भी रहती थी, और मिस्टर मित्तल चाहते थे कि अब वह रुद्र के साथ भी काम करे और उसे उनके बिजनेस के बारे में समझाए। मगर रुद्र क्या चाहता था, यह तो उन्हें अभी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने अभी तक रुद्र को कुछ भी नहीं बताया था। कनक आरू को हॉस्टल छोड़ने आई थी, मगर उसका दिल नहीं चाह रहा था कि उसे छोड़कर जाए, और वहीं आरू मुंह बनाकर बैठी हुई थी, कुछ भी नहीं बोल रही थी, वो नाराज़ थी अभी तक। और कनक, उसकी आंखें व पलकें भारी हो रही थीं उसके आंसुओं से। तभी आरू उसे देखती है, मम्मी आप रो रही हैं, प्लीज़ डोंट क्राई। अच्छा देखो मुझे, मैं तैयार हूँ हॉस्टल में रहने के लिए, आप मत रोइए। आई नो कि आप मुझे बहुत प्यार करती हैं। आरू उसके आंसू पोंछने लगती है और कहती है, और कनक उसे गले से लगा लेती है, ओ मेरा बच्चा, यू नो बेबी, मम्मा जल्दी ही आपसे फिर मिलने आएंगी, प्रॉमिस, आप यहाँ पर बिल्कुल भी शैतानी नहीं करोगे और गुड गर्ल बनकर रहोगे, कनक उससे कहती है। प्रॉमिस, आरू कहती है, और कनक उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ की प्रिंसिपल वहाँ आ जाती हैं और कनक उससे मिलती है और कहती है कि प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा, आज से पहले मैंने कभी इसको अकेला नहीं छोड़ा था। प्रिंसिपल मिस मालती, आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए, मिस कनक, आरू ही अब हमारी जिम्मेदारी है। कनक उसे हॉस्टल छोड़ने के बाद रास्ते भर रोती रहती है, उसका दिल भारी हो रहा था, मगर वो क्या करती, वो भी मजबूर थी। बस कुछ दिनों की बात है, फिर मुझे उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी, मैं उससे मिलने आती रहूँगी। वो खुद को दिलासा देते हुए अपने आंसू साफ कर रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी, और तभी वो मिस्टर मित्तल को फ़ोन करती है। हेलो सर, मिस्टर मित्तल। हाँ कनक बोलो। कनक, सर मैं आज नहीं आ पाऊँगी, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो कल सुबह आऊँ, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। मिस्टर मित्तल, नहीं नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, तुम आराम करो, कल सुबह आओ, यहाँ का सारा काम मिसेस डिसूजा है ना, वो संभाल लेंगी। यू टेक केयर। थैंक यू सर, कनक कहकर फ़ोन काट देती है। मिस्टर मित्तल का घर। रुद्र जब नींद से जाकर कमरे से बाहर आता है तो देखता है कि शाम के 4 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर वो अपने दादाजी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। हेलो, हेलो रुद्र, पहुंच गए तुम? दूसरी तरफ कोई लड़की थी। वो रुद्र की बचपन की दोस्त मायरा राठौर थी, जो इंडिया में ही रहती थी, मगर वो रुद्र से कभी कभी अमेरिका में जाकर मिलती रहती थी। और जब उसे पता चला था कि रुद्र इंडिया आ रहा है तो वह बहुत खुश थी, मगर वह अभी शहर से बाहर थी, पर बार बार उससे फ़ोन करके पूछ रही थी कि वो ठीक से पहुंचा कि नहीं, और रुद्र उससे ही
उस समय बात कर रहा था जब वह टैक्सी में बैठ रहा था। और अब मायरा, तुम घर पहुंच गए ना? रुद्र मायरा से। मायरा, मैं पहुंच गया हूँ यार। यू डोंट वरी। मायरा, फिक्र तो होती ही है, आखिर तुम इतने सालों बाद वापस आए हो। अच्छा सुनो, मैं कल आ रही हूँ वापस, तो कल मिलते हैं। अभी मुझे कुछ काम है, सो टेक केयर। बाय बाय। ये लड़की भी कुछ ज़्यादा ही मेरी फिक्र करती है। रुद्र भी फ़ोन काटकर वापस मिस्टर मित्तल की कमरे की तरफ बढ़ जाता है। मिस्टर मित्तल का कमरा। वह कमरे पर दस्तक देने के बाद मिस्टर मित्तल की आवाज़ सुनकर आ जाओ बेटा अंदर जाता है। आओ रुद्र, उठ गए तुम? बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाता हूँ। रुद्र उनके पास बैठ जाता है और मिस्टर मित्तल रुद्र के लिए मिसेज डिसूजा को फ़ोन करके नाश्ता मंगवाते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? मिस्टर मित्तल रुद्र को ऐसे देखते हुए पूछते हैं। मैं देखता हूँ कि आप तो बिल्कुल ठीक हैं, फिर मुझे इतनी जल्दी में यहाँ पर बुलाया क्यों? रुद्र कहता है और मिस्टर मित्तल मुस्कुरा देते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, पर पता नहीं कब तक ठीक रहूँगा। ऐसे मत बोलिए, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। और इमोशनल ब्लैकमेल करना छोड़िए, सीधे सीधे मुद्दे पर आइए। सब जानता हूँ मैं, बताइए जल्दी। रुद्र उनके पास बैठकर उनसे कहता है। और मिस्टर मित्तल, बहुत समझदार हो गए हो। जी, अब मैं 29 साल का हो गया हूँ, शायद आपको याद नहीं, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। रुद्र अभी कह ही रहा था कि तभी मिसिज डिसूजा ने दरवाजे पर नॉक किया था और फिर वह अंदर आ गई थी। उन्होंने नाश्ता टेबल पर रख दिया था और फिर वापस चली गई थी। पहले कुछ खा लो, फिर बताता हूँ, मिस्टर मित्तल रुद्र से कहते हैं और वह हाँ कहकर खाने लगता है। मिस्टर मित्तल, असल में बात यह है कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ और रिटायर होना चाहता हूँ। रुद्र, तो इसमें क्या है, आपको कौन कहता है काम करने के लिए? हमारे साथ चलिए, वहीं रहिएगा। और यहाँ जो मेरा बिजनेस है उसका क्या? मिस्टर मित्तल रुद्र को देखते हैं। एक मिनट, एक मिनट, मैं समझ गया आपके दिमाग में चल क्या रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। रुद्र चौंक कर जल्दी जल्दी बोलता है। मिस्टर मित्तल, मैंने यही सोचकर तुम्हें बुलाया है। अगले हफ्ते तुम्हारे जन्मदिन की मैंने पार्टी रखी है और मैं यहाँ से अनाउंसमेंट करने वाला हूँ कि मित्तल कंपनी के नए मालिक अब तुम हो। तुम्हारे पास एक हफ्ते का समय है। अच्छी तरह से सोच लो कि तुम अब इस अपने बूढ़े दादा को आराम देना चाहते हो या फिर अपने बाप की तरह ही, क्योंकि मैं अपने देश को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। जैसे इतने सालों से मैं अकेला रह रहा था, आगे भी रह लूँगा। मिस्टर मित्तल इतना कहकर चुप हो जाते हैं और रुद्र कुछ कह ही नहीं पाता है इससे आगे। इधर कनक वहाँ से आने के बाद बहुत रो रही थी और शालिनी उसे चुप करा रही थी। शाम से रात हो गई थी और उसे बार बार आरू की याद आ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह रह रहकर आरू का हंसता हुआ चेहरा और उसकी आवाज़ कानों में गूंज रही थी। मम्मी, और वह उठकर बैठ जा रही थी। वही शालिनी जी उसे समझा रही थी कि तुम ज़्यादा ही सोच रही हो, वो वहाँ बिल्कुल ठीक रहेगी और तुम भी अपने काम पर ध्यान दे सकोगी। कल से तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा, तो तुम एक साथ इन सबको टाइम कैसे देती? सो जाओ अब, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। शालिनी उसे समझाकर फिर सोने चली जाती है और कनक फिर सोने की कोशिश करते हुए आंखें बंद कर लेती है। इधर उधर अपने कमरे में चला जाता है और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर दादाजी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। चला गया तो दादाजी को बहुत दुख होगा और नहीं गया तो यह सब कैसे करेगा, उनके बिजनेस को कैसे संभालेगा। ये दादा भी ना हमेशा मौके पर चौका मारते हैं। इतनी उम्र हो गई है मगर एक्टिंग और इमोशनल ब्लैकमेल में तो सारे बॉलीवुड हीरोज़ को पीछे छोड़ दें। अजीब मुश्किल में फंसा दिया है मुझे यहाँ पर बुलाकर। वह अपनी बालकनी के कमरे में खड़ा था और बड़बड़ा रहा था। कनक रात भर ठीक से सो नहीं पाई थी। उसे रह रहकर आरू की याद आ रही थी और आंखें नम हो जाती थीं। और उधर रुद्र की नींद उसके दादाजी ने उड़ा दी थी। अगले दिन सुबह सुबह ही कनक तैयार होकर मित्तल मेंशन चली जाती है। बस सोचती है कि अगर घर पर रही तो आरू का ख्याल दिमाग में घूमता रहेगा और अगर मैं काम में बिजी रहूँगी तो उधर मेरा ध्यान कम जाएगा, इसलिए वह आ गई थी। हालांकि शालिनी ने उससे कहा था कि थोड़ा आराम कर लेती, मगर वो नहीं मानी थी।
सुबह के 8 बज रहे थे और उसने घर में दाखिल होते ही मिसेस डिसूजा को किचन में देखा था। वो उनके पास जाकर, हेलो मिसेस डिसूजा। मिसेस डिसूजा मुड़कर उसे देखती हैं। वो, गुड मॉर्निंग। अरे कनक, आ गई तुम? कैसी है आरू? वो ठीक है ना? कनक, जी जी वो बिल्कुल ठीक है। मिस्टर मित्तल कहाँ हैं? अभी सो रहे हैं क्या? लगता है मैं जल्दी ही आ गई। अरे नहीं, वो तो कब से उठे हुए हैं, अपने कमरे में है। तुम जाकर मिल लो, मिसेस डिसूजा उससे कहती हैं। तो कनक सीढ़ियों की तरफ उनके कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वो अभी उनके कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उनके बगल वाले कमरे का दरवाज़ा खुला देखकर चौंक जाती है। यह खुला क्यों है? लगता है मेड ने सफाई करते वक्त छोड़ दिया होगा। एक बार चेक कर लेती हूँ। मिस्टर मित्तल ने कहा था कि उनके पोते आएंगे तो इसी कमरे में रहेंगे। कनक को अभी भी पता नहीं था कि रुद्र आ चुका है और कमरे में सो रहा है। वो कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है और जैसे ही आगे बढ़ती है, अंदर से ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर वह चौंक जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। वह पलट कर देखती है और सोचती है, आवाज़ तो अंदर से ही आ रही है, पर अंदर कौन हो सकता है, वो भी इस वक्त? वो कहते हुए फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़ा रुद्र, जो बाहर आने की जल्दी में था, वो कनक से टकरा जाता है और कनक उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों की नज़रें मिलती हैं और दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। असल में जब कनक ने रूम में झांक कर देखा था तो रुद्र बाथरूम में था और जब बाहर निकला तो दरवाज़ा बंद देखकर दरवाज़ा पीटने लगा था। और अब रुद्र कनक को देखकर मुस्कुरा रहा था। कनक के बाल उसके चेहरे पर थे और वह उन्हें हटा रहा था और कनक रुद्र को देखकर हैरान हो रही थी कि ये यहाँ पर कैसे और क्यों। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुद्र मैं आ गई। और वो दोनों हड़बड़ाकर उठते हैं और उस तरफ देखते हैं जहाँ मायरा खड़ी रहती है। वो रुद्र के पास पहुंचकर उसके गले लग जाती है। कैसे हो और दादाजी कहाँ हैं? वो कह रुद्र से रही थी मगर देख कनक को रही थी और तब कनक को समझ में आ गया था कि रुद्र ही मिस्टर मित्तल का पोता है जो उनके साथ रहने आया है। रुद्र मायरा को खुद से हटाते हुए, मैं ठीक हूँ, तुम इतनी सुबह सुबह ही? लगता है तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं है। और कनक, तुम ऐसे क्या देख रही हो? जाओ जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। अब वह कनक से कहती है और कनक, यस मैडम, मैं लेकर आती हूँ, कहते हुए दोबारा सीढ़ियाँ उतरने लगती है और रुद्र से जाते हुए देखता रहता है। तभी मायरा, और बताओ अंकल आंटी कैसे हैं, कहते हुए उसके साथ कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद कनक चाय की ट्रे लेकर उसके कमरे में आती है जहाँ रुद्र और मायरा बातें कर रहे थे। और तभी, कनक ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जरा सी भी मैनर्स नहीं है तुम में, या फिर भूल गई हो कि किसी के कमरे में दरवाज़ा नॉक करके आना चाहिए। मायरा गुस्से से लाल चेहरा लिए खड़ी हो जाती है और कनक, जिसका ध्यान बार बार आरू की तरफ जा रहा था, उससे अनजाने में गलती हो गई थी। आई एम रियली सॉरी मायरा मैडम, असल में मैं अभी वो कुछ कह ही रही थी कि बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को कि तुम क्या चाहती हो। अब जाओ यहाँ से, मायरा चीखती है और कनक जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। और रुद्र, तुम्हें क्या हो गया है यार? इतनी बड़ी बात नहीं थी और तुमने खामोखा में उस बेचारी को। कोई बेचारी नहीं है वो, तुम नहीं जानते, ऐसी लड़कियों को बहुत तेज़ तर्रार होती है ये। खैर इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अपने बारे में बताओ, मुझे याद करते थे? अचानक ही मायरा का मूड चेंज हो गया था और रुद्र बस कनक के बारे में सोच रहा था कि उसे बुरा लगा होगा। किचन में कनक मिसेज डिसूजा के साथ काम कर रही थी और वो उन्हें बता रही थी कि रुद्र कल ही इंडिया आया था और बहुत ही प्यारा बच्चा है। मिसेज डिसूजा, ये मायरा मैडम क्यों चिल्ला रही थी? इतना ऊपर नीचे तक आवाज़ें आ रही थीं। कनक ज़बरदस्ती मुस्कुराकर, छोड़िए ना मिसेज डिसूजा, हमें उससे क्या, अब हम काम करते हैं तो मालिकों की बातें तो बर्दाश्त करनी ही पड़ेंगी। वो कहते हुए मिस्टर मित्तल के नाश्ते की ट्रे उठाए किचन से बाहर निकल जाती है और सोचती रहती है, रुद्र मित्तल, ये तो वही है जिसे मैंने कल उल्टा सीधा कह दिया था। कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लूँगी। अगर इसने मिस्टर मित्तल से मेरी शिकायत कर दी तो फिर मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। वो सोचते सोचते मिस्टर मित्तल के कमरे तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर आ जाओ सुनकर अंदर चली जाती है।
आओ कनक बैठो, इसे यहाँ रख दो। मायरा आई है ना, उसके आने का शोर सुना था मैंने। कुछ कहा क्या उसने तुम्हें? रुद्र और वो दोनों बचपन के दोस्त हैं। वो नाश्ते की टेबल पर रखने के लिए कहते हुए पूछने लगती है। जी सर, मायरा मैडम आई हैं। वो रुद्र सर के कमरे में है। नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा, बस वो चाय कॉफ़ी के लिए कह रही थी, मैंने दे दिया है, कनक कहकर वहीं पर खड़ी थी। तभी पीछे से आवाज़ आती है, दादाजी कैसे हैं आप? वो मायरा थी जो मिस्टर मित्तल से अब मिलने चली आई थी, और रुद्र भी साथ में था। मैं ठीक हूँ। आओ मायरा, हमारे साथ बैठो, नाश्ता करो, मिस्टर मित्तल कहते हैं, और मायरा उनके पास जाकर बैठ जाती है। रुद्र भी एक चेयर खींचकर बैठ जाता है और वहाँ पर खड़ी कनक को देखकर कहता है, आप भी बैठिए ना प्लीज़। अरे कनक, तुम जाओ, जाकर मेरे लिए एक गिलास जूस लेकर आओ, और हाँ, ऑरेंज जूस लाना, ठीक है? मायरा अचानक से कहती है और फिर रुद्र को देखती है। पता नहीं क्यों, बस गला सूख रहा था। रुद्र, ज़्यादा बोलती हो ना, इसलिए ऐसा हुआ होगा, वो हंसते हुए कहता है और जाती हुई कनक को देखते रहता है। रुद्र, तुम भी ना, मजाक की आदत गई नहीं तुम्हारी अभी तक, मायरा कहते हुए हंसने लगती है। कुछ समय बाद वो तीनों बातें कर रहे थे और मिस्टर मित्तल रुद्र को अपने बिजनेस के बारे में बता रहे थे, और तभी कनक जूस का गिलास लेकर वहाँ वापस आ जाती है और मायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, ये लीजिए मैडम। मायरा तभी अचानक से खड़ी हो जाती है और कहती है, अब मुझे देर हो रही है और मैंने पानी पी लिया है। कनक, एक गिलास जूस बनाने में तुम्हें इतना देर लगती है? अच्छा रुद्र, मैं चलती हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ। बाय दादाजी। वो कहते हुए कनक के साइड में से निकलते हुए उसे एक धक्का देती है, जिससे उसका गिलास जूस दोनों ही गिर जाते हैं। ओह, आई एम रियली सॉरी कनक, मायरा कहते हुए बिना रुके वहाँ से चली जाती है, और कनक फिर झुककर उस टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को उठाने लगती है। और रुद्र को यह समझते देर नहीं लगती है कि ये मायरा की पुरानी आदत थी कि लोगों को परेशान करना। तो वह भी उठकर कनक की मदद करने लगता है। रुकिए, मैं मदद करता हूँ। और मिस्टर मित्तल, ये मायरा भी ना किसी तूफान से कम नहीं है। रुद्र और कनक की नज़र उससे मिलती है। वो उसे देखती है। आप रहने दीजिए सर, मैं कर लूँगी, वो हिचकिचाते हुए कहती है। तभी उसका हाथ रुद्र के हाथ से टकराता है और वो जल्दी से हटा लेती है, और रुद्र उसे देखकर मुस्कुरा देता है। कनक मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी स्याह भंवर सी आँखें, और चेहरे पर अजीब सी कसमकस थी, और उस पे आते उसके बालों की लटों को वो कभी हटा रही थी तो कभी उन टुकड़ों को उठा रही थी। फिर अचानक से उसे आभास हुआ था जैसे रुद्र उसे देख रहा है, मगर क्यों? वो जल्दी से खड़ी होती है। मैं आती हूँ, अभी ये ऐसे नहीं साफ होगा, मैं किसी को भेजती हूँ फिर, वो कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है, और रुद्र उठकर फिर से अपने दादाजी के पास जाकर बैठ जाता है। दादाजी, ये लड़की अजीब है बहुत, मैं इसकी मदद कर रहा था और ये तो, वो कहता है, अजीब तो नहीं है, बस वो जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। कनक मेरे यहाँ 7 साल से काम कर रही है, तुम्हें भी समझ जाएगी धीरे धीरे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने क्या सोचा उस बारे में? मिस्टर मित्तल अब अपनी बात पर आ गए थे, और रुद्र उन्हें देखकर, सोच रहा हूँ कि आपकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, पर मैं आपका बिजनेस संभालूंगा कैसे? वो कहता है। मिस्टर मित्तल, इसकी फिक्र तुम मत करो, कनक है ना, वो तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें सब समझा देगी और तुम्हारे साथ रहेगी ऑफिस में। रुद्र, क्या कनक ऑफिस भी जाती है आपके साथ? मिस्टर मित्तल, क्या मतलब? बिल्कुल जाती है, और उसे हमारी कंपनी के बारे में सब कुछ पता है। और फिर मेरा मैनेजर रोहन है ना, वो भी तुम्हारी मदद के लिए है वहाँ। तुम बस अब मेरी कंपनी संभालने के बारे में सोचो। रुद्र, ठीक है, फिर ज्वाइन कब करना है? आज से ही कर लो, मैं कनक से कह देता हूँ, वो तुम्हें ऑफिस लेकर जाएगी और सबसे मिलवा भी देगी। नेक काम में देरी कैसी? मिस्टर मित्तल हंसते हुए कहते हैं, और रुद्र हाँ में सर हिला देता है और फिर उठकर अपने कमरे में तैयार होने चला जाता है। रुद्र के जाने के बाद जब कनक मिस्टर मित्तल के कमरे में आती है, तो वो उसे बताते हैं कि आज से तुम रुद्र के साथ ऑफिस में रहोगी, उसकी सेक्रेटरी बनकर, और उसे गाइड करोगी बस। बाकी यहाँ पर मिसेस डिसूजा है ना, मुझे ज़रूरत होगी
तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, ओके? वो कहते हैं और कनक ओके सर कहकर वापस नीचे आती रहती है कि तभी उसकी नज़र रुद्र पर पड़ती है। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा था। लंबा चौड़ा कद, गोरा रंग, ब्राउन आँखें और सिल्की चमकदार बाल। उसने ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और बहुत देर से टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। वो तैयार हो रहा था, टाई में उलझ कर रह गया था। मोबाइल में सर्च करके वीडियो देख रहा था कि टाई कैसे पहनते हैं। ऐसे नहीं यार, कैसे पहनते हैं इसे? फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। क्या करूं? वो खुद से कह रहा था। तभी उसकी नज़र मिरर में कनक की परछाई पर पड़ती है, जो दरवाजे पर खड़ी थी। वो पलटकर उसे देखता है। आपको आती है क्या ये बांधनी? वो कहते हुए सीधे कनक की तरफ बढ़ जाता है और कनक, जो वहाँ से जाने के बारे में सोच रही थी, रुक गई थी कि अब क्या करूं? हाँ, अचानक ही उसके मुंह से निकल जाता है। हाँ, आती है। लीजिए, जल्दी से पहना दीजिए। रुद्र कहते हुए टाई कनक को पकड़ा देता है और दोबारा मिरर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाल ठीक करने लगता है। कनक उसकी तरफ देखती है और आगे बढ़ती है। वो उसके करीब पहुंच गई थी, उसे टाई बांध रही थी और वो उसे गौर से देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी सांसों की गर्माहट कनक के चेहरे को छू रही थी। वैसे दादू को भी टाई आप ही बांधती थी क्या? जी, क्या मतलब? वो उसे देखती है। तभी धीरे से मेरा गला, अचानक रुद्र कहता है तो कनक चौंक जाती है। ओह आई रियली सॉरी। कनक उससे दूर हट जाती है। इट्स ओके। मुझे लगा कि आप उस दिन का बदला तो नहीं लेने लगी मुझसे। रुद्र टाई ठीक करते हुए कहता है और मुस्कुराते हुए उसे देखता है, कनक कुछ झेपते हुए। आई एम सॉरी अगेन। उस दिन गलती से मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया था। प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। वो कहते हुए रुकती नहीं है और जल्दी से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगती है और रुद्र कमरे में से उसे झांकते हुए उसे देखता है। यह सच में बहुत अजीब है, या फिर सिर्फ मुझे लगती है? कनक रुद्र का गाड़ी में बैठी इंतजार कर रही थी और तभी रुद्र जल्दी से तैयार होकर वहां पर पहुंचता है और देखता है। ड्राइव आप करेंगी? वो उसे ड्राइविंग सीट पर बैठा देखकर चौंक कर पूछता है। और कनक, सॉरी, मैं वो, अगर आपको करनी है तो आई हैव नो प्रॉब्लम। मिस्टर मित्तल के लिए मैं ही हमेशा ड्राइव करती थी ना, तो याद नहीं रहा। वो सीट बेल्ट खोलने लगती है तो रुद्र, रुकिए, कोई बात नहीं है, आप ही ड्राइव कीजिए। मुझे भी वुमेन ड्राइव का मज़ा लेने दीजिए, वरना गाड़ी तो मैं भी चलाता हूँ। वो मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था। कनक को उसकी हर बात पर हैरानी हो रही थी कि बड़ा ही अजीब आदमी है ये, और बातें भी अजीब करता है, और ये हर वक्त ऐसे। खैर, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। मिस्टर मित्तल के बहुत से एहसान हैं मुझ पर, तो इसे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वो मन में सोच रही थी कि तभी रुद्र, मिस कनक, कहाँ खो गई हैं आप? रुद्र की आवाज़ सुनकर वह चौंक जाती है और उसे देखती है, जो उसे ही देख रहा था, और वह फिर कुछ नहीं, चलिए कहकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहती है। मिस्टर रुद्र, आपको रास्ते याद तो रहते हैं ना? रुद्र, जी क्यों? क्या आप मुझे रोज़ ऑफिस लेकर नहीं जाएंगी? कनक, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी ज़रूरत पड़ सकती है तो रास्ते पर ध्यान दीजिएगा तो अच्छा होगा। वो कहते हुए सामने देखने लगती है और गाड़ी अपनी रफ्तार पर चलने लगती है। और रुद्र, जो एक लगातार उसे देख रहा था, वह समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहती है। वो खिड़की से बाहर देखने लगता है। फिर रास्ते पर वो खामोश ही रहता है और कनक बस गाड़ी चलाने में मगन रहती है। उसके दिमाग में बस आरू का चेहरा घूम रहा था। पता नहीं उसने नाश्ता किया होगा या नहीं। वो ठीक तो होगी, रो तो नहीं रही होगी। ऑफिस पहुंचकर उससे बात, अरे नहीं, अभी तो क्लास में होगी। शाम 5 बजे के बाद ही फ्री होगी। कोई बात नहीं, तब तक मैं भी फ्री हो जाऊंगी, तब इत्मीनान से बात कर लूँगी। कुछ देर बाद इसी सोच के साथ वो ऑफिस पहुंचती है और गाड़ी रुकती है और रुद्र दरवाज़ा खोलता है, मगर नहीं, शायद वो लॉक था, खुल नहीं रहा था। और कनक, 1 मिनट सर, ये हमेशा जाम हो जाता है, मैं बाहर से खोलती हूँ। बहुत दिनों से गाड़ी सर्विसिंग के लिए नहीं गई है, मैं जल्दी इसे ठीक करवा दूंगी। वो कहते हुए बाहर निकल जाती है और रुद्र की तरफ का दरवाज़ा खोलती है। और रुद्र उससे जैसे ही बाहर निकलता है, उसका सर कनक से टकराता है। ओह, आई एम रियली सॉरी कनक। और कनक,
नो इट्स ओके, आप आइए इधर से। वो अपने सर को पकड़कर सहला रही थी और आगे चलने लगती है और सोच रही थी, यह सच में बहुत अजीब आदमी है और मजबूत भी। उफ, काफ़ी ज़ोर से चोट लग गई है। और रुद्र जो उसके पीछे पीछे चल रहा था, वह सोच रहा था, यार यह सिर्फ देखने में प्यारी है और बातें और एटीट्यूड तो देखो, और ना जाने साइको की तरह क्या सोचती रहती है। कुछ देर बाद कनक और रुद्र ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं, जहां बाकी के स्टाफ्स उनके स्वागत फूलों के बुके के साथ करते हैं, और कनक रुद्र को एक एक करके सबसे मिलवा रही थी, और फिर वह उन्हें उनकी कंपनी के मैनेजर रोहन से मिलवाती है। रोहन और कनक एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हैं। वो शालिनी का मंगेतर भी था, जिसके घर में कनक रहती थी। कनक रुद्र से, मिस्टर रुद्र, इनसे मिलिए, ये हैं रोहन, हमारी कंपनी के मैनेजर। और रोहन, हेलो सर, वेलकम, वो हाथ बढ़ाते हुए कहता है, और रुद्र हाथ मिलाकर, हेलो रोहन। और कनक वहाँ पर से फिर रुद्र को उसका केबिन दिखाने के लिए आगे बढ़ जाती है और कहती है, इस तरफ सर। और रुद्र फिर उसके पीछे पीछे चल रहा था, और वहाँ खड़ा रोहन कनक को देख रहा था, जो कुछ परेशान लग रही थी। वो दोनों दोस्त थे और उसे मिस्टर मित्तल से उसने ही मिलवाया था, सालों पहले, जब वह मुंबई आई थी। कुछ देर बाद कनक रुद्र के केबिन में, सर, यह है आपका केबिन, और वहाँ पर पहले मिस्टर मित्तल बैठते थे और अब आप बैठेंगे। वो वहाँ लगे हुए उस शानदार कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, और फिर रुद्र उस पर जाकर बैठ जाता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है दादू ने, मैं कैसे करूँगा यह सब, वो धीरे से कहता है, और कनक यह सुन रही थी। आप कर लेंगे, भरोसा रखिए खुद पर। मिस्टर मित्तल ने जिम्मेदारी आपको सौंपी है तो कुछ सोच कर ही सौंपी होगी। चलिए मैं आपको हमारे क्लाइंट्स और बिजनेस के बारे में बताती हूँ। कनक रुद्र से कहते हुए उसके टेबल पर रखे टैब को ऑन कर देती है और फिर उसे सब बताने लगती है। इसमें सारी बातें हैं जो आपकी मदद करेंगी, और सारे स्टाफ के डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह। आप जब चाहें किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वो टेबल पर झुककर उसे बता रही थी, और रुद्र बस उसकी बातें सुन रहा था और उसे देख रहा था। फिर अचानक से, थैंक्स कनक, वो कहता है, तो कनक को उसकी करीबी का एहसास होता है। वो जल्दी से सीधी खड़ी हो जाती है। कनक कहती है, मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही हूँ सर, थैंक्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बाहर से लेफ्ट वाला कैबिन मेरा है, कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वो कहते हुए फिर कैबिन से बाहर निकल जाती है, और रुद्र, ओके कनक। फिर वो लैपटॉप देखने लगता है। शाम के वक्त 4 बजे थे। कनक अपने कैबिन में बैठी हुई थी, सोच रही थी कि पता नहीं क्यों मुझे आरू के बिना रहने की आदत नहीं हो रही है। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, क्या करूं? जिस तरह मैं आरू के बिना एक पल नहीं रह सकती, तो क्या मेरे माता पिता भी मेरे लिए? मगर मैं उनसे मिलने नहीं जा सकती। पता है मुझे कि वो भी तकलीफ़ में होंगे, पर मैं भी तो मजबूर हूँ। अगर मैं वहाँ गई तो मेरा भाई मुझे और आरू दोनों को मार डालेगा। नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जा सकती। अब यही मेरी दुनिया है और मैं इसी में खुश हूँ। मगर तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा, इतना बड़ा धोखा, और मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। कनक, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है और वह ख्यालों से बाहर आ जाती है, जो अपने अतीत को आज तक नहीं भूल पाई थी। रोहन दरवाजे पर खड़ा था। मैं अंदर आ सकता हूँ? कनक, हाँ रोहन, आओ ना, वह कहते हुए उसे देखती है, जो दरवाजे पर खड़ा था। रोहन आकर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। कनक, कुछ काम था मुझसे? रोहन, हाँ, काम था कि तुम परेशान क्यों हो? कनक, नहीं परेशान, वो तो मैं बस, झूठ मत बोलो, पता है मुझे, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं। आरू से बात हुई, कैसी है वो पूछ रहा था। और कनक, घर जाकर आराम से बात करूँगी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसे वहाँ की आदत हो जाएगी धीरे धीरे, और तुम भी। रोहन कहते कहते कनक के हाथ पर अपना हाथ रख देता है, जो उसने टेबल पर रखा था, और तभी कनक झट से अपना हाथ हटाकर उसे देखती है। थैंक्स, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं मिस्टर रुद्र को देख कर आती हूँ, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? वो कहते हुए उठकर जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। आज के लिए रोहन मुझसे बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। शालिनी से बात करूँ क्या? आखिर वो उसका मंगेतर है। मगर शालिनी ने मुझे गलत समझ लिया तो फिर? वो सोचते हुए रुद्र के केबिन की तरफ बढ़ ही रही थी
कि रुद्र जो उसी के पास आ रहा था उसके सर से टकरा जाता है और ओह आई एम सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं? मिस कनक, ध्यान कहाँ है आपका? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? वो पूछ रहा था। वो खोई हुई कनक की तरफ देख रहा था और कनक अपना सर पकड़कर आई एम रियली सॉरी सर, मैं बस आपको कुछ चाहिए था? वह दोनों अभी एक दूसरे से कुछ बात कर ही रहे थे कि तभी हाय रुद्र, अचानक से वहाँ पर मायरा आते हुए दिखाई देती है, जो दूर से ही रुद्र को हाय कहकर आवाज़ लगा रही थी और कनक पलटकर देखती है। ये यहाँ पर कैसे? मैं भी ना, सर की दोस्त है तो उनसे मिलने आई होगी। अभी कनक ये सोच ही रही थी, तब तक वह पास आ गई थी। मायरा, हाय रुद्र। हेलो कनक। कनक, हेलो मैम। रुद्र, मायरा तुम यहाँ पर कैसे? हाँ ऐसे ही, मिस कर रही थी। इतने दिनों बाद तुम और मैं मिले हैं तो चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। आज कहीं बाहर चलते हैं हम दोनों। और कनक, खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? वो पहले रुद्र को फिर कनक को देखते हुए कहती है और कनक फिर जल्दी से उधर से जाने लगती है कि तभी रुद्र उसे रोक लेता है। रुकिए मिस कनक। कनक के कदम रुक जाते हैं और वह फिर से रुद्र को देखती है। जी सर। क्यों? उसे क्यों रोक रहे हो? मायरा हैरानी से रुद्र को देखती है और दूर खड़ी कनक उन्हें देख रही थी। यस सर। रुद्र, मायरा हम किसी और दिन चलेंगे। आज ही मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है और मुझे अभी बहुत कुछ समझना है, तो प्लीज़ यू नेवर माइंड। और फिर वह केबिन में दोबारा चला जाता है और कनक को भी आने के लिए कहता है। मायरा जो यहाँ पर रुद्र को कहीं बाहर ले जाने आई थी ताकि उसके साथ वक्त गुजार सके, वहीं पर खड़ी रही और कुछ देर बाद गुस्से से वहाँ से चली आई थी। ये कनक भी ना, क्या? खैर वो तो बस एक एम्प्लॉई है और ऊपर से और रुद्र उसे क्या हो गया है? आज ही ऑफिस ज्वाइन किया है। हाँ, क्या इसे नहीं पता कि अंकल आंटी ने इसे इंडिया क्यों भेजा है? उन्होंने मुझे पसंद किया है उसके लिए और यहाँ पर उसे भेजने का एक मकसद ये भी था कि मैं और वह एक साथ कुछ वक्त गुजार सकें, एक दूसरे को और करीब से जान सकें। मगर ये रुद्र तो और ये बिजनेस, ओह! वो कार में बैठी हुई सोच रही थी और सामने खड़ी बिल्डिंग की तरफ देख रही थी जिसमें रुद्र का ऑफिस था। इधर रुद्र कनक से अपनी कंपनी और क्लाइंट्स के बारे में बातें कर रहा था और वहीं कनक के केबिन में बैठा हुआ रोहन कनक के बारे में सोच रहा था। ना जाने क्यों मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ खिंचा चला जाता हूँ। कनक, भले ही शालिनी मेरी मंगेतर है, मगर जो एहसास मुझे तुम्हारे साथ होने पर होता है या फिर जब तुम्हें परेशान देखता हूँ तब जो महसूस होता है वो मैं उसके लिए नहीं कर पाता हूँ। क्यों? और इन सब से बेखबर कनक, क्या होगा आगे नेक्स्ट पार्ट में।